जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए थॉर्नडाइक को। इससे पहले हम लोग एल्बर्ट बांडूरा को पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए और जा करके वहाँ चैनल पे वीडियो को देख लीजिए, या मैं इस वीडियो को ऐड कर दूंगा लास्ट में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के बारे में, जो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होने वाला है सीटेट के लिए। देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, ठीक है ना। पिछले कई वर्षों से अमेरिका के मनोवैज्ञानिक पशुओं पर परीक्षण करके सीखने के नियमों की खोज में लगे हुए हैं। उन्होंने सीखने के जो नियम प्रतिपादित किए हैं, उनमें सबसे अधिक मान्यता किसका है? ई.एल. थॉर्नडाइक का, ठीक है ना। इनके नियमों, जो भी थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया है, उसमें सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम प्रतिपादित किए हैं। ध्यान से समझिए, मुख्य नियम, सीखने के मुख्य नियम 3 हैं और गौड़ नियम 5 हैं, ठीक है ना। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं जो आप देखेंगे यहाँ पे। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, मुख्य नियम 3 और गौड़ नियम 5। 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। 5 गौड़ नियम कौन कौन से हैं? यहाँ देख सकते हैं आप, क्रम से लिखा हुआ है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचार्य परिवर्तन का नियम, ये गौड़ नियम है। यहाँ भी आप देखेंगे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। अच्छा, अभ्यास का नियम, इस नियम के 2 अंग हैं, उपयोग और अनुपयोग के नियम, उपयोग के नियम और अनुपयोग के नियम। और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। गौड़ नियम भी है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। अब एक एक करके पहले हम मुख्य नियम को पढ़ेंगे, फिर गौड़ नियम को पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। उससे पहले यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। आइए देखते हैं मुख्य नियम। देखिए, अब मुख्य नियम को हम पढ़ेंगे। पहला मुख्य नियम में पहला जो नियम है वो है तत्परता का नियम, ठीक है ना। क्या है? तत्परता का नियम। इस नियम का अभिप्राय ये है, इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी भी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे आसानी से और बहुत जल्दी ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित रहती है। यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की इच्छा है तो वह उनको करता है, अन्यथा नहीं करता है। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उससे अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने में सहायता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। जैसे भाटिया का कथन है कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना होता है। इसका मतलब ये है, जब तक हम किसी कार्य को करने में तत्पर नहीं होंगे तब तक उसे हम कर नहीं सकते हैं। यदि किसी कार्य को करने से पहले यदि हम पहले से तैयार हैं, पहले से तत्पर हैं, उसको करने के लिए उत्सुक हैं करने के लिए, तो वह कार्य हमारे लिए और आसान हो जाता है, ठीक है ना। अगला है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कोलेस्निक के अनुसार अभ्यास का नियम किसी कार्य को पुनरावृत्ति या पुनर्विचार या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है। इसका मतलब ये है, देखिए सामान्य सा मतलब समझिए, अभ्यास का नियम क्या है। इस नियम का मतलब ये है कि यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। जैसे आप ही क्लास 5 में कुछ पढ़े होंगे और उसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। अगर आप मान लीजिए कोई भी चीज़, कोई भी मशीन चलाने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे तो 10 साल 15 साल बाद आप उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैथ है, मैथ आप कर रहे हैं, मैथ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैथ पढ़ना आप छोड़ दिए हैं बिल्कुल, 10 साल बाद अब आप उस मैथ को करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया, ठीक है ना।
अभ्यास आपने नहीं किया, और जब हम अभ्यास नहीं करते हैं तो हमें वो चीज़ स्मरण नहीं रहता है। ठीक है ना? जो कार्य बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं जाता है वह भूल जाता है, इसी को अभ्यास का नियम कहते हैं। ठीक है ना? और यह डगलस एवं हॉडलैंड ने कहा है, और यह नियम है थॉर्नडाइक का। आगे है परिणाम या संतोष का नियम। देखिए, यह नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, या जिससे हमें सुख या संतोष मिलता है। यदि हमको किसी कार्य को करने में सुख नहीं मिलता है, कष्ट होता है, तो हम उसको करते या सीखते नहीं हैं। ठीक है ना? जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है, तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह थॉर्नडाइक का नियम है, जो मुख्य नियम है। अब हम गौड़ नियम को पढ़ेंगे। बहुप्रतिक्रिया का नियम। यह नियम यह कहता है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं, तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम विविध प्रकार का उपयोग या बहुत अनेक प्रकार का उपाय करते हैं, अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, और उस कार्य में सफलता को प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ समय तक प्रयत्न करने के बाद हम उस कार्य को करने की ठीक विधि या उपाय मालूम हो जाता है। यह है प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत। यह जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है, यह प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना? मनोवृत्ति का नियम यह है, इस नियम का मतलब यह है कि जिस भी कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है, उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं, या तो हम उसे करने में असफल होते हैं, या बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी त्रुटियां करते हैं, और उस काम को बहुत विलंब से करते हैं। यह है मनोवृत्ति का नियम। यानी मन से तैयार होना। किसी भी कार्य को करने से पहले यदि आप मन से तैयार हैं, तो आप उस काम को सहज तरीके से कर सकते हैं। यही कारण है कि शिक्षक प्रेरणा देकर ठीक है ना, प्रेरणा देकर या नालकों को नवीन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। ठीक है? शिक्षक सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार करते हैं किसी भी कार्य को सीखने के लिए। यह है मनोवृत्ति का नियम। और आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है कि हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। हम उन छोटे छोटे अंगों को शीघ्रता और सुगमता से इसका मतलब यह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आंशिक क्रिया का नियम ये कहता है कि जब आप किसी बड़े कार्य को कर रहे हैं तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। जैसे अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी क्या करें, अपने सिलेबस को टुकड़ों में बांट लें। छोटे छोटे टाइम टेबल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, एक एक घंटे के स्लॉट में बांट लें। आप अपने सिलेबस को टुकड़ों में बांट लें। ठीक है ना? यह है आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद अगला है आत्मीकरण का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि हम जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका आत्मीकरण कर लेते हैं, उसे आत्मसात कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें हम तो हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का अस्थायी अंग बना लेते हैं। यही कारण है कि जब शिक्षक बालक को नई बात सिखाता है, तब उसका पहले सीखी हुई बात से संबंध स्थापित करता है। जब भी आप क्लास में जाते हैं तो आप कहते हैं कल हमने जो पढ़ाया था उससे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, आपसे पूछेंगे, फिर आज नया पढ़ाएंगे। मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ लेना। ठीक है ना? आगे है संबंधित परिवर्तन का नियम। यह नियम यह कहता है कि पहले कभी भी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, उसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है पर परिस्थिति परिवर्तन हो जाता है। जैसे यदि माँ का बच्चा मर जाता है तो उसकी वस्तुओं को उसी प्रकार सीने से लगाती है जिस प्रकार बच्चे को लगाती थी। जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमी उसके चित्र से उसी प्रकार बात करता है जैसे वो रियल में बात करता है। जैसे आप भी अपने किसी अच्छे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त से वैसे उसके ना रहने पे वैसे ही बात करते होंगे जैसे उससे सामने से बात करते हैं। उसके फोटो से, मोबाइल में फ़ोटो निकाल के आप वैसे ही बात करते हैं जैसे आप उसके रहने पे बात करते थे। बात समझ में आ रहा है ना? यह है संबंधित परिवर्तन का नियम। देखिए, सीखने का महत्वपूर्ण नियम उद्देश्य का नियम। इस नियम का अर्थ यह है कि यदि कोई कार्य हमारे उद्देश्य को पूरा करता है तो हम उसे जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है ना?
रायबर्न का मत है कि व्यक्ति किसी कार्य को करने का उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होता है उतना ही अधिक और उतना ही जल्दी उतना ही तत्पर होकर उस कार्य को सीख लेता है। परिपक्वता का नियम यह है कि हम किसी बात को तभी सीख सकते हैं जब हम में उसे सीखने की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता हो। 10 वर्ष के बालक को नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा देना व्यर्थ है। वह इस विषय को अपनी उसी अवस्था में समझ सकता है जब उसका शारीरिक और मानसिक शक्ति पूर्ण हो गई हो उस बात को समझने के लिए। ठीक है ना। थॉर्नडाइक, जिनकी हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, 1913 में उनका एक बुक प्रकाशित होता है जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से हम जानते हैं, जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत या उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत यानी एसआर थ्योरी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का सिद्धांत। ठीक है ना। उद्दीपक या अनुक्रिया का सिद्धांत भी आप कह सकते हैं, सीखने के संबंध का सिद्धांत या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसको अनेक अनेक नामों से हम जानते हैं। ठीक है। थॉर्नडाइक द्वारा सिद्धांत की व्याख्या कैसे की गई? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को व्याख्या करते हुए कहा कि सीखना संबंध स्थापित करता है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ठीक है ना। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया एक बिल्ली पे, किस पे? एक जो भूखी बिल्ली थी उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है ना। और उसने क्या किया, पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे का दरवाजा एक लीवर के दबने से खुलता था। ठीक है ना। और उसके बाहर भोजन रख दिया। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था और उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स आ रहा था। ठीक है ना। देखिए, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, पहले इसको समझ लीजिए फिर हम बताते हैं आपको। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। जैसे क्या होता था कि उद्दीपक के कारण वह प्रतिक्रिया करती थी और उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया और एक बार संयोग से उसका पंजा उस लीवर पर पड़ गया और वो दरवाजा खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग से अनेक बार दोहराया और एक समय ऐसा आया जब बिल्ली को किसी भी प्रकार का भूल न करके एकदम तुरंत लीवर पे पैर पड़ जाता था और उसका दरवाजा खुल जाता था। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। इसका मतलब ये है, देखिए, एसआर, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी जब तक आपके सामने कोई उद्दीपक नहीं होगा, जैसे आप नौकरी पाना चाहते हैं तभी तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो स्टिमुलस है, जो अनुक्रिया है, वह है नौकरी। इसलिए आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं किस पे? सीटेट की तैयारी पे। जब तक आपके सामने उद्दीपक नहीं होगा तब तक आप कोई अनुक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, थॉर्नडाइक ने कहा। ठीक है ना। संबंध के सिद्धांत सीखने के क्षेत्र में अब उसी ने, थॉर्नडाइक ने बताया कि पहले तो एसआर थ्योरी है, यानी आपके सामने आप रिस्पॉन्स तभी करेंगे जब आपके सामने कोई उद्दीपक होगा। जब आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते यदि आपके सामने उद्दीपक नहीं होगा, और जब आप रिस्पॉन्स करेंगे किसी उद्दीपक को देख करके तो हो सकता है आपसे त्रुटि हो, भूल हो, फिर प्रयत्न करें, फिर भूल हो, फिर प्रयत्न करें। तो उन्होंने कहा कि ये है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बार बार आप प्रयास कर रहे हैं फिर त्रुटि हो रहा है। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी भी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं, लेकिन जब बार बार प्रयास करते हैं तो त्रुटियों का संख्या कम हो जाता है या फिर त्रुटि का गुंजाइश समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। प्रयास एवं त्रुटि, किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिसमें थोड़ा बहुत गलती होता है। इसलिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है? देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में। बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। इस सिद्धांत में बालकों को धैर्य तथा परिश्रम के गुण विकसित कराता है और बालकों में परिश्रम की प्रति आशा का संचार करता है। इस सिद्धांत के कार्य की धारणा स्पष्ट हो जाती है और अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। क्रो के अनुसार गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों को सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी होता है। कौन सा? थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के कुछ गुण और दोष हैं। ठीक है ना। गुण क्या है कि यह सिद्धांत उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध
को सीखने का आधारभूत कारण मानता है। यह सिद्धांत शिक्षण में प्रेरणा को विशेष महत्व देता है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सीखना एक असंबद्ध प्रक्रिया नहीं है, वरन प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक और भावनात्मक अंगों का पुंज है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति उद्दीपक और प्रतिक्रियाओं में जितने अधिक संबंध स्थापित कर लेता है, उतना ही अधिक बुद्धिमान हो जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, इसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम कहते हैं। सिद्धांत के दोष क्या हैं? थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कुछ दोष भी हैं। यह सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है, जिसके कारण सीखने में बहुत समय नष्ट होता है। यह सिद्धांत किसी क्रिया को सीखने की विधि को बताता है, पर उसे सीखने का कारण नहीं बताता। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया को यांत्रिक बना देता है और मानव की विवेक, चिंतन आदि गुणों की अवहेलना करता है। जब यह कार्य को एक विशिष्ट विधि से एक ही बार में सीखा जा सकता है, तब उसका बार बार प्रयास करके सीखना व्यर्थ है। ठीक है ना। तो ये थॉर्नडाइक के आपके महत्वपूर्ण नियम है। इससे बाहर सीटेट में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा थॉर्नडाइक से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू आपके साथ लाएंगे, मॉक टेस्ट करेंगे हम लोग, उस पर देखेंगे कि आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।